आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी की वीडियो पे। तो अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है और आई होप आप सबके सब खुश होंगे, सबके सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्लीट गाइड फॉर ईएससी 2022। तो आज की जो वीडियो है ये मेरा थर्ड लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर। इससे पहले मैंने अनअकैडमी की स्पेशल यूट्यूब के ऊपर मेरे 2 सेशन हो चुके हैं और अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के ऊपर मेरे 5 सेशन हो चुके हैं, ठीक है? तो आप अब तक 5 सेशन हो चुके हैं, 6 सेशन भी अभी रिसेंट मैंने लिया है। तो आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस पे जाके आप मेरे वो सेशन भी देख सकते हो, उन सब के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो अगर मैं बेसिकली आज बात करूँ आज के टॉपिक के बारे में, तो आज बेसिकली मैं आपको ईएसी के बारे में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में पूरी आपको पूरा का पूरा समझाऊँगा कि बेसिकली ईएसी होता क्या है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन जो है ये होता क्या है, कौन उसको ऑर्गेनाइज़ कौन करवाता है, क्या-क्या इससे पोस्ट मिलती है, ठीक है? और इसका क्या सिलेबस रहता है, किस सब्जेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस रहेगी, क्या वेटेज रहेगी, किस सब्जेक्ट में से कितना ज़्यादा आज तक कितने बेसिकली क्वेश्चन आए हैं, वो सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? तो आज का लेक्चर 3 है हमारा, य जो हमारी यूट्यूब पे जो सीरीज़ चल रही है इसका लेक्चर 3 है। अगर आपने इससे पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वो भी जाके देख लीजिए। आपको अगर आप मेरा नाम सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएँगे, अनअकैडमी अकाउंट चैनल पे ही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। मैं अब सबसे पहले मैं अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम शुभम बंसल है और मेरी गेट 2021 के अंदर मेरी एआईआर 79 आई थी, ठीक है? और उससे पहले मैंने 2 अटेम्प्ट भी दिए हुए हैं, 19 वाला अटेम्प्ट दिया था मैंने और 20 वाला अटेम्प्ट दिया था। 19 में मेरे जो मार्क्स थे वो 51 थे और 20 में मेरे मार्क्स 53 थे। तो अभी फाइनली 21 के अंदर मेरी एआईआर 79 आई है जिसमें मेरे मार्क्स 84.1 आए हैं, ठीक है? तो ये एक छोटी-सी एक हिस्ट्री रही है गेट के रिगार्डिंग। और मैंने 2020 के अंदर मैंने बीएआरसी का रिटन क्लियर कर लिया था, ठीक है? ये यहाँ पे इंटरव्यू क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे की एक स्टोरी है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, बाकी एक ब्रीफ यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। तो हुआ ये था कि मेरे पास जो डिग्री है वो एमएई की डिग्री है मेरे पास। तो एमएई की डिग्री बीएआरसी में कंसिडर नहीं की जाती। बेसिकली काफ़ी पीएसयूज़ जो है वो कोर कोर ब्रांच माँगती है। तो इसलिए उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आउट कर दिया था, इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया था। इसलिए ये अचीवमेंट में यहाँ पे सिर्फ बीएआरसी रिटन क्लियर लिखा हुआ है। और अभी रिसेंट में मैंने एनटीपीसी में रिसेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आई होप अभी और भी पीएसयू के इंटरव्यू होने बाकी है। तो आई होप और में भी सिलेक्शन जैसे होगा तो ये अचीवमेंट्स बढ़ती जाएँगी, ठीक है? तो ये एक मेरे बारे में एक छोटा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ताकि आप सब एक बार जान लो कि कि क्या-क्या मैंने अब तक अचीव किया हुआ है। तो अगर बात कर रहा था मैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के बारे में, तो अगर आप अनअकैडमी की वेबसाइट खोलते हो या फिर ऐप खोलते हो और वहाँ पे अगर आप मेरा नाम सर्च करोगे शुभम बंसल, तो आपको ऐसे मेरी फ़ोटो वहाँ पे नज़र आ जाएगी। और मैंने अब तक टोटल 6 स्पेशल क्लासेस मेरी हो चुकी है अनअकैडमी के ऊपर। तो आप वो जाके एक बार देख लीजिए, सारी क्लासेस काफ़ी मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर देखा जाए तो कि किस तरह से पढ़ना है उसके रिगार्डिंग। मैंने यहाँ पे 3 क्लासेस के स्क्रीनशॉट यहाँ पे पोस्ट करे हुए हैं, जिसमें सबसे पहली मेरी क्लास थी मिस्टेक्स टू अवॉइड फॉर गेट एंड ईएससी। और उसके बाद फिर मैंने लिया कि लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी के ऊपर मेरा एक सेशन था। एक सेशन मेरा स्ट्रैटेजी फॉर गेट के ऊपर था, जिसमें मैंने प्योरली गेट के लिए स्ट्रैटेजी बताई थी। इसके बाद फिर मेरा एक सेशन जो है वो मेरा शॉर्ट नोट्स के ऊपर है, जो कि अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक सेशन मेरा टाइम टेबल के ऊपर भी है, टाइम टेबल किस तरह से बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए। और एक मेरा जो सेशन है वो टेस्ट सीरीज के ऊपर है, कि बेसिकली टेस्ट सीरीज किस तरह से देनी चाहिए और किस तरह से उसको एनालाइज करना चाहिए। वो आज की वीडियो में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा टेस्ट सीरीज के बारे में। बट यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज के बारे में ढंग से समझाया हुआ है। तो आप ये सारी वीडियोस जाके आप देख सकते हो, 3 यहाँ पे मैंने शो करी हुई है और 3 वीडियो के टॉपिक्स ये रहे। और जो भी मेरी अनअकैडमी पे क्लासेस होती है वो रात के 10:30 बजे ही होती है, ताकि क्योंकि जनरली क्या होता है बच्चे दिन तक पढ़ के फ्री हो जाते हैं, तो रात को वो आसानी से देख सकते हैं इस तरह की वीडियोस जो है और अपना नेक्स्ट डे फिर आगे अपनी स्टडी प्लान कर सकते हैं। इसलिए मेरी वीडियोस का जो टाइमिंग है वो रात के 10:30 बजे के आसपास ही रहता है, ठीक है? तो आप जाके अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके आप ज़रूर मेरी वीडियोज़ देखना, ठीक है? तो अगर बात कर लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, तो अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जॉइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और अगर आप टेलीग्राम पे जाके अगर आप सर्च भी करते हो अनअकैडमी एमई गेट करके, तो आपको वहाँ पे अनअकैडमी का ये चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारी ये स्पेशली मैकेनिकल के लिए ये चैनल है। ठीक है, मैकेनिकल ब्रांचेस के लिए। तो यहाँ पे जो भी किसी भी एजुकेटर की जो भी क्लास होती है उसका अपडेट आपको मिल जाता है, नोट्स यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं और कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह हो वो सब के सब आपको अपडेट्स यहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो आप इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है? बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अनअकैडमी में 2 तरह का सब्सक्रिप्शन है, एक आइकॉनिक है और एक प्लस है। तो अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, हर एजुकेटर की लाइव क्लासेस होती है, तो आप वो अटेंड कर सकते हो। साथ में आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे वहाँ पे, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा जहाँ पे सारा एक शेड्यूल बना हुआ है, उसी के हिसाब से टीचर्स क्लास लेते हैं, ठीक है? फिर आपको क्रैश कोर्सेज़ भी अवेलेबल हो जाएँगे।
साथ में आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी मिल जाएंगे, जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता है। ठीक है, ये रैंक इंप्रूव करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़, काफ़ी अच्छे बैचेस होते हैं ये। हम यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं हाई लेवल के। और इन सब चीज़ों का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। आप किसी भी टाइम कोई भी लाइव सेशन रिकॉर्डेड रहता है वहाँ पे अवेलेबल, आप कभी भी देख सकते हो। अगर बात करें आइकॉनिक की, तो वहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा, पर्सनल मेंटर मिलेगा, जो कि आपको वन टू वन गाइडेंस प्रोवाइड करेगा आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। आपको सब कुछ बताएगा किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, कब कौन सा सब्जेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको एक डेडिकेटेडली डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स भी मिलते हैं। अब डेडिकेटेड डाउट इन एजुकेटर्स का काम क्या होता है, डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स का, ये बेसिकली आपके जो भी डाउट्स होंगे आप एक ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको ये एजुकेटर्स जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर आपको एक प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड मिलता है आइकॉनिक की तरफ से। आइकॉनिक बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक स्टडी मटेरियल मिलेगा। साथ ही में आपको एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस होगी आपकी, आपको स्टडी बूस्टर सेशंस लिए जाएंगे आपके, और साथ ही में आपको स्टडी प्लानर एक बना के दिया जाएगा आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग। अब तक आपने कितना पढ़ लिया उसके अकॉर्डिंग आपको एक स्टडी प्लान भी बना के दिया जाएगा। ये सारे बेनिफिट्स आइकॉनिक के हैं। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन के प्राइस के बारे में, तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसका जो प्राइस है, वो अगर बात करें 12 मंथ्स की, तो वो 12 मंथ का 2704 रुपीज़ पर मंथ आपको पड़ जाता है। मतलब अगर टोटल की बात करें तो वो 32,450 का आपको पड़ जाएगा प्लस वाला सब्सक्रिप्शन। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 4,704 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है वैसे। और अगर टोटल बात करें तो 56,450 का आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन पड़ जाएगा। ठीक है, और अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर लेते हो S1SEL10, दोनों के अंदर प्लस में भी आइकॉनिक के अंदर भी, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे, तो आपको वहाँ पे इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट आपको वहीं के वहीं मिल जाएगा। और आपका जो भी अमाउंट है वो आपका रिड्यूस भी हो जाएगा 10% के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन के प्राइस के बारे में। ठीक है, तो तो आज की वीडियो के बारे में शुरू करते हैं। अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज की वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी कंप्लीट गाइड दूंगा ईएसी के बारे में, कि ईएसी है क्या, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होता क्या है, क्या क्या कैसे कैसे इसके एग्जाम्स होते हैं, क्या कैसे कौन कौन से स्टेजेस में इसके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, और सब कुछ आज की वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। बेसिकली आईईएस या फिर ईएससी, ये सब ये है क्या। ये बेसिकली एक एग्जाम है जो कि कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा, और फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स। जिसको नहीं पता है, जिसने आज पहली बार सुना है, ये सब उनके लिए मैं बता रहा हूँ सबसे पहले। तो यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाती है। ठीक है, कंडक्टेड बाय यूपीएससी। यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाती है, और ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए रैंक जो जो रैंक वन ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे जैसे कि हमारा सिविल सर्विसेज जैसे एक एग्जाम है, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है, उससे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये सारी जो पोस्ट है इनके ऊपर रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो वैसे ही यूपीएससी सेम कैटेगरी के अंदर ही इंजीनियरिंग कैडर में रिक्रूटमेंट करती है, जिसको ईएससी एग्जामिनेशन का एक नाम दिया गया है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू आईएएस वाली पोस्ट जो है यूपीएससी के अंदर जो भी ग्रुप आईएएस की पोस्ट है वो सब फिलअप की जाती है। ये सारी क्लास ए गेजेटेड ऑफिसर्स की पोस्ट होती है। ठीक है, यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाता है, और हर साल में ये एक बार एग्जाम होता है। ठीक है, तो अगर आपका भी ड्रीम है कि आप ग्रुप ए ऑफिसर बने, आप गेस्टेड ऑफिसर बने, तो ये एक एग्जाम है जो कि काफी काफी मतलब अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब है ये। इसमें चाहे बेशक अगर आपका ड्रीम ये है कि आपको काफी हाई सैलरी का आपका ड्रीम है, तो वो काफी हाई सैलरी तो यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट आपको एक, अगर आपका ड्रीम है कि आपको एक काफी अच्छी एक सेटिस्फैक्ट्री, अगर आपको लाइफ जीनी है, कि आप चाहते हो कि ऑफिसर लाइफ अगर आप जीना चाहते हो, तो वो आपको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से आपको वो लाइफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, काफी मतलब कॉलेजेस के टाइम पे काफी लोगों को पता नहीं होता, और वैसे भी अगर जनरल पब्लिक की बात करें तो लोगों को इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि ये इतना पॉपुलर नहीं है। जैसा कि हमारा सिविल सर्विसेज जितना पॉपुलर है, उतना पॉपुलर ये एग्जाम नहीं है। बट अगर हम बात करें इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर, तो इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर ये बेस्ट एग्जाम है, जहाँ पे मतलब हम बात करें तो इससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं है इंजीनियरिंग के अंदर, इंडिया के अंदर अगर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो गवर्नमेंट में ये सबसे टॉप लेवल की पोस्ट से यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो मैं भी जब मैंने भी फाइनल ईयर के बाद जब मैंने कोचिंग शुरू की थी, तो मुझे भी जब भी पता चला था इस एग्जामिनेशन के बारे में। तो मतलब पर जो भी जनरली जो भी कैंडिडेट रहता है, जो भी गेट की प्रिपरेशन करते हैं, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी प्रिपरेशन मोस्टली लोग करते ही हैं, क्योंकि लगभग सिलेबस दोनों का सेम ही है। आप बस आपको कुछ सब्जेक्ट इसके अंदर ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, तो इसलिए हमारा लगभग सिलेबस तो कवर रहता ही है जब हम गेट की प्रिपरेशन करते हैं।
तो पहले तो ये जो एग्ज़ाम है ये जनवरी में कंडक्ट करवाया जाता था और फ़ेब में हमारा गेट होता था। बट कोविड की वजह से लास्ट ईयर जो ये वाला एग्ज़ाम है, ये जुलाई में हुआ, 18 जुलाई को ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था। 18 जुलाई 2020 को ये ईएसी जो है ईएसी 2021, सॉरी 2021 आएगा यहाँ पे, सॉरी। तो 18 जुलाई 2021 को ईएससी 2021 का प्रीलिम्स कंडक्ट करवाया गया था। पर इससे पहले जो ये एग्जाम है ये जनवरी में हुआ करता और इसका मेंस जो है वो जुलाई में हुआ करता। बट इस बार जैसे 18 जुलाई को हमारा प्रीलिम्स हुआ है और 21 ऑफ नवंबर 2021 को ईएससी 2021 का मेंस हुआ है। ये मैं आपको ये वाली साइकिल बता रहा हूँ, 2021 वाली साइकिल बता रहा हूँ। ये मैं आपको 22 वाली साइकिल नहीं बता रहा हूँ। और अगर हम बात करें अब की बार 2022 में, तो अब की बार फेब के अंदर एग्जाम होना है। जो भी प्रीलिम्स है वो फेब के अंदर होगा। ठीक है, प्रीलिम्स का एग्जाम। तो फॉर्म ऑलरेडी इसके फिलअप हो चुके हैं, तो आई होप जो भी अगर बिल्कुल अभी कोई न्यू स्टूडेंट है जिसको अभी नहीं पता था इस एग्जाम के बारे में, तो आपके लिए तो ये चांस जा चुका है, आप नेक्स्ट ईयर भर सकोगे फॉर्म को। बट जिनको ऑलरेडी पता है इस एग्जाम के बारे में, उन सबके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। अब इसका फेब में प्रीलिम्स होगा और फिर उम्मीद यही है कि जुलाई के आसपास इसका मेंस कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, वही सेम, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कोविड के बाद वापिस से ही उस नॉर्मल साइकिल पे आया जाए जो साइकिल पहले रहा करती। जैसे पहले जनवरी में एग्जाम प्रीलिम्स हुआ करता और जुलाई में जाके इसका मेंस हुआ करता। तो कोशिश यही है कि दोबारा से वैसी ही साइकिल दोबारा से रिपीट होने लग जाए। तो अभी ये वाली जो साइकिल है इसका मेंस हो चुका है 21 नवंबर को। तो अभी दिसंबर के मिड तक शायद इसका रिजल्ट आ जाएगा और 19 फेब को आई गेस इसका आपकी बार 2022 का प्रीलिम्स है। तो उससे पहले पहले 21 वाला जो साइकिल है उसको कंप्लीट कर देंगे, मतलब फाइनल रिक्रूटमेंट 2021 वाली 19 फेब से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी, ताकि नेक्स्ट स्टेज का प्रीलिम्स कंडक्ट करवाया जा सके। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में। तो बेसिकली ये एग्जाम होता क्या है, कैसे कैसे कौन कौन कंडक्ट करवाता है, क्या इसका सीन है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी। तो अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ईएससी का जो क्या पैटर्न क्या रहता है, तो ईएससी का जो एग्जाम है ये 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें सबसे पहली जो स्टेज है उसके अंदर उस स्टेज को प्रीलिम्स कहते हैं। ठीक है, इस प्रीलिम्स के अंदर दो तरह के पेपर होते हैं। सबसे पहला जो पेपर है वो आपका जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का रहेगा। ठीक है, जिसका जो आपको 200 मार्क्स का होगा। हाँ, जस्ट अ सेकंड। वो वाला एग्जाम आपका 200 मार्क्स का होगा। और उसके बाद फिर स्टेज वन के अंदर फिर सेकंड पेपर होता है, टेक्निकल पेपर, जिसमें आपका मैकेनिकल के मैं अभी प्योरली मैकेनिकल के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टेक्निकल पेपर, इसके अंदर आपका जो भी आपके सारे मैकेनिकल सब्जेक्ट्स हैं वो आपके आते हैं। और ये वाला जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव रहता है, ये एमसीक्यू रहता है, सेम ऐसे ही पेपर वन भी एमसीक्यू रहता है। और ये दोनों पेपर जो है प्रीलिम्स जो है वो सेम डे में ही कंडक्ट करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको इन दोनों पेपरों के लिए दो अलग अलग डे मिलेंगे। ये सेम डे में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो जो एप्टीट्यूड वाला जो पेपर होता है, हमारा जीएस वाला जो पेपर होता है, वो 200 मार्क्स का रहता है। और जो टेक्निकल वाला सेकंड पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है। तो टोटल अगर मिला के बताया जाए तो टोटल मिला के 500 मार्क्स का हमारा जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, 500 मार्क्स का। और अगर बात कर ले स्टेज टू की, उसके बाद जैसे ही जो लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने वालों को मेंस के लिए कॉल आता है, फिर वो मेंस एग्जाम राइट करेंगे। ठीक है, तो मेंस एग्जाम में भी सेम डे के अंदर ही दो पेपर होते हैं। ये भी आपका सेम डे पे ही होगा। ठीक है, तो ये भी सेम डे पे आपका मेंस कंडक्ट करवाया जाता है। और इसके अंदर पेपर वन रहेगा, पेपर टू रहेगा। अब आपका जो जीएस वाला जो पार्ट है वो सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर आता है। ठीक है, प्रीलिम्स जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें, तो मैथ्स, एप्टी और जो भी जीएस वाले जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो सारे के सारे आपके पेपर मेंस के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। तो ये काफी अच्छा एक रिलैक्स है आपके लिए। मेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके जो मैकेनिकल के टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे, सिर्फ वही पूछे जाएंगे आपसे, सिर्फ उन्हीं को ही आपको प्रिपेयर करना है मेंस के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर भी दो पेपर होते हैं सेम डे के अंदर, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन जो होता है वो हमारा जनरली टेक्निकल ब्रांच का ही होता है और वो सब्जेक्टिव होता है। मेंस का जो एग्जाम है ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्टिव रहेगा, पूरा का पूरा आपको मतलब कन्वेंशनल पेपर रहेगा, जहाँ पे आपको लिखना होगा, आपको स्टेप्स में सारी चीजें प्रॉपरली आपको सारी चीजें लिखनी होंगी, जो भी आपके एजम्पशंस यूज हुई है, जो भी आपके फॉर्मूला यूज हुए हैं। ठीक है, जो भी बिल्कुल जैसे हम यूनिवर्सिटी में जैसे एग्जाम लिखा करते, बिल्कुल उसी तरह से आपको ढंग से, मतलब यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो हमें भी पता है कि हम क्या ही लिख के आते थे। बट इसके अंदर आपको पूरे प्रॉपर वे में एक रिप्रेजेंटेशन देनी होगी। अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी है तो ही आपको मेंस के अंदर अच्छे नंबर मिलते हैं।
और एमसीक्यू की तरह नहीं है कि यहाँ पे अगर आपका ठीक हो गया तो आपको 2 में से 2 ही नंबर मिलेंगे। हाँ, और अगर मैं बात करूँ तो जीएस मतलब जो प्रीलिम्स के अंदर जो पेपर होता है, तो यहाँ पे आपके एमसीक्यू रहते हैं। तो हर एमसीक्यू 2 मार्क्स का होता है, यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल पेपर में, और इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है? हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और आपके 100 क्वेश्चन जीएस में पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चन आपके पेपर 2 में पूछे जाते हैं। और अगर बात कर रहा था मैं जैसे मेंस की, तो इस ये आपका जो पेपर 1 होता है ये 300 मार्क्स का होता है, और पेपर 2 जो होता है ये 300 मार्क्स का होता है। अब पेपर 1 के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो जनरली थर्मल वाले सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे थर्मल वाले सब्जेक्ट्स हैं वो सब पेपर 1 के अंदर आते हैं, और पेपर 2 जो होता है हमारा डिजाइन वाला पार्ट होता है। जितने भी हमारे डिजाइन वाले सब्जेक्ट्स हैं वो सब पेपर 2 के अंदर आते हैं। ठीक है? तो मैं ये बताऊँगा अभी सारे सब्जेक्ट्स में, तो आपको मैं ये भी बता दूँगा कौन से पेपर 2 में आते हैं, कौन से पेपर 1 में आते हैं। जिसको नहीं पता वो सब वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? और ये भी आपका 300 मार्क्स का रहता है, तो टोटल अगर बात करें तो मेंस की, तो टोटल जो मेंस है वो 600 मार्क्स का रहेगा आपका, ठीक है? और जो प्रीलिम्स है वो आपका 500 मार्क्स का रहेगा। तो ये टोटल जो है आपका मेंस प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों अगर मिला दिए जाएँ, तो ये टोटल 1100 मार्क्स का टोटल बन जाता है। और जो आपका इंटरव्यू से पहले जो सिलेक्शन होता है वो टोटल आपका 1100 मार्क्स में से आपके कैलकुलेट किए जाते हैं। और अगर आप अपना मिनिमम अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो इनका जो भी कट ऑफ रहती है उस ईयर की, तो 1100 में से, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाता है। और फिर आपका इंटरव्यू के बाद फिर आपकी फाइनल लिस्ट बनती है। तो इंटरव्यू की अगर बात करें वो स्टेज 3 है इस एग्जाम का, और जो इंटरव्यू है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है? 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहता है। तो और टोटल जो है तीनों स्टेजेस को अगर मिला दें तो ये 300 मार्क्स का टोटल बन जाता है। टोटल आपका ईएससी का जो एग्जामिनेशन है ये आपका टोटल 1300 मार्क्स का है। और अभी जो रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है वो यही है कि आपको जनरली अब आजकल जो जनरल के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपके 780 से 800 अगर आपके आ जाते हैं ईएससी के अंदर टोटल 300 में से 1300 में से, तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ही, ठीक है? तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो है आप फाइनलिस्ट में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। तो आप ये लगा के चलो कि आपको आपके सामने है पहले ये जो स्कोर है, जब हमारे पास रेलवे हुआ करता है ईएससी के अंदर, तो ये स्कोर अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास चला जाया करता। तो 700 पे भी बड़े आराम से उसका लिस्ट में नाम आ जाता था। बट ईएससी हटने रेलवेज के हटने के बाद जो वैकेंसी है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है, क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसी रेलवेज की रहा करती। तो वो वैकेंसी रिड्यूस होने की वजह से कट ऑफ जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज करा है। इसी वजह से अब 780 और 800 लाने के बाद ही आपका चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है? तो ये 3 स्टेजेस के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो और अप्रॉक्सिमेटली अगर बात करें तो ये 10 मंथ्स के आसपास का पूरा प्रोसेस रहता है, 10 से 12 मंथ्स के आसपास का टोटल जो प्रोसेस है आपका, तीनों स्टेजेस का मिला के लगभग इतने इतने मंथ में आपका ये पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? तो आप लगभग पूरा साल आपको सेम चीज़ के बारे में आपको लगभग पढ़ते ही रहना है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी आप पढ़ोगे ही, और फिर आप मेंस के लिए पढ़ोगे, तो सेम सब्जेक्ट तो सेम ही है। और जब इंटरव्यू के लिए पढ़ोगे तो उसके लिए भी आपको सारा टेक्निकल तैयार करना है, ये आपको साथ में आपको अपना एचआर तैयार करना होगा। तो ये एक बेसिकली एक छोटा-सा मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताया है, जो ईएससी का जो भी एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, ठीक है? ये एक क्विक ओवरव्यू था उसका। तो अब बात कर लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, हर एक सब्जेक्ट के बारे में, हर एक पेपर में किस कौन-कौन से सब्जेक्ट रहते हैं और किस सब्जेक्ट का कितना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स के अंदर जो पेपर 1 रहता है हमारा, जिसमें हमारा जीएस, जनरल स्टडीज़ और हमारा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, ये जो पोर्शन ये पेपर 1 के अंदर पूछा जाता है। तो कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं और किस-किस का सब्जेक्ट का क्या एवरेज, यहाँ पे जो भी मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो एक एवरेज वेटेज है, वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि आप सबने सुना होगा यूपीएससी की जो फुल फॉर्म होती है, काफ़ी लोग बताते हैं कि यूपीएससी की फुल फॉर्म यही रहती है कि अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, ठीक है? तो इसका कुछ भरोसा नहीं है, ये किसी भी साल कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट की कितनी भी वेटेज दे सकता है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ मैंने जो मार्क्स लिखे हुए हैं उतने ही मार्क्स का आएगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा, किसी सब्जेक्ट को कभी ना कभी ज़्यादा देखने को मिल ही जाएगा। अब 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, टोटल पेपर 1 के अंदर, और 100 क्वेश्चन आते हैं, तो जनरली चांस यही रहता है कि अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछ ही लेता है, अगर आप एवरेज अगर देखा जाए तो, ठीक है? तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो बात कर लेता हूँ मैं सब्जेक्ट वाइज़ सारे पेपर के बारे में, पेपर में किस तरह कौन-कौन सब्जेक्ट रहेंगे। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो आपका रहेगा मैथमेटिक्स,
ठीक है। मैथमेटिक्स जो है वो आपका 20 मार्क्स का जनरली पूछा जाता है। सेकंड है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आपका 14 मार्क्स का रहेगा। अभी जो मैथ्स और एप्टीट्यूड है, ये हम गेट के लिए भी प्रिपेयर करते ही हैं, और सेम गेट वाला ही सिलेबस यहाँ पे भी आता ही है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो गेट का एग्जाम भी फेब में ही होने वाला है, पहले गेट का होगा इस साल, उसके बाद एएससी का होगा। तो अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ऑलरेडी मैथ्स और एप्टीट्यूड तो प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। तो आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर वन के लिए इनकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट सबसे ऊपर मैंने आपको बता दी ये। और बात कर लेते हैं उसके बाद एनवायरनमेंट की। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जीएस के अंदर। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट भी अप्रोक्सीमेटली 20 से 24 मार्क्स कवर करता है पेपर वन के अंदर। तो आप इस सब्जेक्ट को छोड़ तो आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं सकते हो, बट एनवायरनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप मतलब ये वो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि जो हर कोई बंदा पढ़ के ही जाता है, और जिससे क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि वो कर लेगा अगर वो पढ़ के जा रहा है। तो अगर उसको पता है क्या चीज़ पढ़नी है, वो पढ़ के जा रहा है, तो वो कर ही लेगा उस क्वेश्चन को। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं कि जो जैसे करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स कोई कितना भी पढ़ ले, वो इतना वास्ट एरिया है कि वो कोई कितना भी पढ़ ले वो फिर भी कंप्लीट उसको कवर कर ही नहीं पाएगा। हो सकता है किस टॉपिक से क्या पूछ ले आपको नहीं पता है करंट अफेयर्स में। तो क्या पता आपने वो टॉपिक पढ़ रखा हो तो वो आपको क्वेश्चन आता होगा, और किसी ने अगर वो टॉपिक नहीं पढ़ रखा तो वो नहीं आता होगा। तो अगर एवरेज आउट किया जाए तो जनरली जो एक सिनेरियो चलता है वो यही है कि जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो करंट अफेयर्स को थोड़ा कम वेटेज लेके चलती है। करंट अफेयर्स को मतलब पढ़ाई के वेटेज कह रहा हूँ मैं, उसको थोड़ा सा कम ही उसको पढ़ने में फोकस रखते हैं। क्योंकि चांसेस कम ही रहते हैं, वो क्वेश्चन अगर आ भी गया तो अटेम्प्ट हो या ना हो उसके चांसेस कम है। बट अगर उसकी जगह अगर आप कोई और सब्जेक्ट कर लोगे जिसका एक पर्टिकुलर सिलेबस डिफाइंड है, जिसका पता है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे और आएगा तो आपसे क्वेश्चन हो भी जाएगा, अगर आप उस पर मेहनत कर लोगे तो हो सकता है आपका वो वाले क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट हो जाए, आपसे वो छूटे ही ना। और करंट में आप कितनी भी मेहनत कर लो, हो सकता है तब भी इस एरिया से पूछ ले कि आपका वो चीज़ छूट जाए। ठीक है, तो आप इसीलिए करंट को थोड़ा कम वेटेज देके चलो, और बाकी जो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बता रहा हूँ अभी उनको आप थोड़ा ज़्यादा वेटेज देके चलो। ठीक है, तो थर्ड पे हमारा इन्वायरमेंट 20 से 24 मार्क्स का आता है। इजी रहता है इन्वायरमेंट ही क्वेश्चन, आप बड़ी आसानी से कर लोगे अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ते हो तो अन अकेडमी में भी टीचर काफी अच्छे अच्छे टीचर है जो जीएस एक पार्ट को कवर कर रहे हैं, आप उनको जाके देखो और वहां से जीएस कंप्लीट कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे है मटेरियल साइंस, तो जो कि 18 से 20 मार्क्स का मटेरियल साइंस रहता है। तो मटेरियल साइंस की भी अगर मैं बात करूँ तो मटेरियल साइंस का ऐसा है कि जो मटेरियल साइंस का लगभग 40 से 50% जो सिलेबस है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ इंक्लाइंट रहता है। तो अगर आप क्योंकि हमें टेक्निकल के लिए भी पढ़ना ही है मटेरियल साइंस, तो हमारा लगभग पार्ट जो जो है मटेरियल साइंस का वो कवर ऑलरेडी हो ही जाता है। और जो बच गया लगभग 50-60% जो सिलेबस बच जाता है, वो थोड़ा बहुत उसके अंदर 20-30% जो है वो 11th-12th वाला पोर्शन रहता है, और थोड़ा बहुत जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ इंक्लाइंड रहता है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है मटेरियल साइंस, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल वही 11th-12th वाली यादें याद ताज़ा हो जाएगी फिजिक्स वाली। तो काफ़ी इजीली आप कंप्लीट कर लोगे मटेरियल साइंस को। तो ये भी 18 से 20 मार्क्स का आता है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको भी मत छोड़ के जाना। तो मतलब जो जो बेसिकली ईएस का जो जीएस है ना वो इंजीनियरिंग वाला ही जीएस आता है। इसमें सिविल सर्विसेज की तरह जीएस नहीं आता कि आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको जियो पढ़ना पड़ेगा, आपको पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो चीज़ पढ़नी है वो मैंने आपको बता ही दी। ओके, तो हाँ, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम, फोर्थ सब्जेक्ट हमने डिस्कस कर लिया मटेरियल साइंस का। तो फिफ्थ नंबर पे जो है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वेटेज जो है वो 16 से 18 मार्क्स का रहता है, एवरेज वेटेज है ये। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला भी जो सब्जेक्ट है, या आप हमारे ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ पूरा का पूरा इंक्लाइंड है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पूरा का पूरा, जैसा कि वर्ड में भी नजर आ रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको बेसिकली पर्ट और जो सीपीएम जो हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, उसका आपको पूरा का पूरा यहाँ पे उसको और डीप में उसका थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट नजर आएगा, जैसा कि हम फील्ड पे जिस तरह का वर्क होता है ना, उस तरह की आपको मैनेजमेंट नजर आएगी आपको इस सब्जेक्ट के अंदर। और काफी सिंपल सब्जेक्ट है ये भी अगर आप इसको पढ़ते हो तो। और इसमें भी मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, इसके भी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे अगर आप इसको भी ढंग से पढ़ लोगे तो ये 16 से 18 मार्क्स का रहेगा। हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ ही इंक्लाइंड है ये भी, तो ये भी इजी सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। फिर बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी की। तो ये 18 मार्क्स का रहता है लगभग। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, ये भी मैं कहूँगा हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाला ही सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको ये सब देखने को मिलेगा जो हम इन्वेंट्री वगैरह पढ़ के आए हैं ना। इन्वेंट्री मॉडल जो भी हमने पढ़े हैं ये सब हमारे स्टैंडर्ड क्वालिटी के अंदर आ जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो सिलेबस है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके अंदर आपका लगभग
मान के चलो 30 से 40% आपका कवर हो जाता है। 30 से 40% जो उसका सिलेबस है ना, वो जीएस के इस पार्ट के अंदर कवर्ड हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट भी हमारे मैकेनिकल के लिए ही है कि मतलब आपको ज़्यादा मुश्किल आएगी नहीं सब्जेक्ट को पढ़ने में। ठीक है, बात कर लेते हैं सेवन्थ नंबर पे जो है। सेवन्थ नंबर पे ये है हमारा डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी। तो इसके अंदर पिछली साल ही ऐसा देखा गया है कि ड्राइंग से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। बट जो ट्रेंड चलता रहा है, यूपीएससी का खैर कोई भरोसा नहीं है, बट जो ट्रेंड चलता है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो ड्राइंग है उससे बहुत कम क्वेश्चन आते आते रहे थे। बट पिछली बार क्वेश्चन काफी ज्यादा आए हैं। तो पर इसका इसका मतलब ये नहीं है कि हम ड्राइंग को काफी ज्यादा हम अपने पढ़ाई के अंदर वेटेज दें और हम ड्राइंग ही पढ़ते रहें बार बार। इस तरह का भी मत करना आप। कोशिश यही करना कि आप इसको थोड़ा कम ही वेटेज लेके चलो, क्योंकि चांसेस ये है कि क्या पता इस बार कम आ जाए। ठीक है, तो ये डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी इसलिए मैंने तीनों को एक साथ रखा है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 मार्क्स के आसपास इससे क्वेश्चन आते हैं जनरली। पिछली साल थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इससे ज्यादा मार्क्स के। बट अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 मार्क्स के आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है, या इतने देखने को आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें आईसीटी की, 8 नंबर में मैंने आईसीटी रखा है। तो आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इंक्लाइंड रहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बेसिकली। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड रहेगा ये वाला जो सब्जेक्ट है। बट ये वाला सब्जेक्ट जो है ना, ये थोड़ा थोड़ा करंट से भी लिंक करता है। करंट में जो आईसीटी वाला पोर्शन चल रहा था ना, ये वहां से लिंक करता हुआ सब्जेक्ट है। तो ये वाला सब्जेक्ट भी आप पढ़ना, ये वाला सब्जेक्ट भी इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैंने इस साल मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये सब ढंग से भी बता पा रहा हूँ। और मैंने अब की बार मेंस दिया है, होप सो मेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने किस तरह से पढ़ा था, मैं वही सब आपको, इसीलिए ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ताकि आप भी ध्यान रखो इन सब चीजों का। ठीक है, तो आईसीटी, तो जो आईसीटी है ये भी 18 से 20 मार्क्स के आसपास रहेगा। और अगर बात कर ले एथिक्स की, तो सॉरी, बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो जो करंट अफेयर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स के आसपास आप इसको मान सकते हो। और करंट अफेयर्स मैंने आपको पहले भी बताया कि करंट अफेयर्स को आप थोड़ा बहुत छोड़ के भी जा सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आएंगे आपको कुछ कंफर्म नहीं है कि आपसे वो होंगे या नहीं होंगे। पर अगर आप बाकी जो ऊपर वाले सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो चांसेस ये है कि आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। मैक्सिमम पेपर आप अटेम्प्ट कर लोगे इन क्वेश्चन इन सब्जेक्ट को पढ़ के। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको करंट में आप थोड़ा सा ढील दे सकते हो, पर बाकी सब्जेक्ट में ढील ढील मत देना। 10th नंबर पे है हमारा एथिक्स। एथिक्स से भी 12 से 16 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, एथिक्स भी आप पढ़ लेना। एथिक्स के भी आपको सौरभ कुमार पांडे सर के यहाँ पे आपके नोट्स मिल जाएंगे। सौरभ कुमार पांडे सर के आपको एथिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, आईसीटी के मिल जाएंगे, करंट के मिल जाएंगे। ठीक है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, एनवायरनमेंट मिल जाएगा सौरभ कुमार पांडे सर का। और शायद स्टैंडर्ड क्वालिटी के भी है, उनकी वेबसाइट है आरोहन करके। आरोहन करके वेबसाइट है उनकी, आरोहन.edu। सॉरी, शायद से यही स्पेलिंग है, आरोहन.edu। तो इस वेबसाइट के ऊपर नोट्स अवेलेबल है, लगभग मेरे ख्याल से सारे ही पेपर वन के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके नोट्स अवेलेबल होंगे वहाँ पे। तो आप वहाँ जाके ये नोट्स देख लीजिए, और वहाँ से आपको भी आइडिया लग जाएगा कि किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और उनकी वीडियो भी देख लेना, उनकी सारी वीडियोस अवेलेबल है प्लस पे भी और स्पेशल क्लासेस पे भी। अब वो जाके वहाँ से आइडिया ले सकते हो इन जीएस के सब्जेक्ट से। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ जीएस में, अगर हमारा जो स्कोर है, जैसे 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा आपका जीएस का। तो अगर आप 200 में 100 मार्क्स लगभग ले आते हो, 90 से 100 मार्क्स अगर आप ले आते हो, तो आप ये मान के चलो कि आपका जीएस की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। तो आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगी, आपको फिर अपना जितनी भी आपको मेहनत है वो आपको टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर करनी है। आप क्योंकि जनरली लोगों का जो पेपर वन के अंदर स्कोर रहता है ना, जिनकी सिलेक्शन हो जाता है, प्रीलिम्स क्लियर हो जाते हैं, उनका लगभग 100 से 90 ही उनका स्कोर रहता है पेपर वन के अंदर। या फिर मतलब किसी किसी का 110 120 भी पहुंच जाता है। बट वो काफी कम बच्चे होते हैं। बट एवरेज स्कोर अगर बात करें तो वो 90 से 100 है, जिसको सिलेक्शन हुआ है, जिसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है, काफी अच्छा स्कोर रहता है 100 से 90, तो आप इसी का टारगेट करके चलो। और ठीक है, आपके उसी हिसाब से आप प्रिपेयर भी करना। तो अब बात कर लेते हैं पेपर टू की। पेपर टू जो प्रीलिम्स का रहता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, तो इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं और इनका एवरेज मार्क्स क्या रहा है। ये एवरेज मार्क्स क्या है, ये जनरली बेसिकली 2017 से लेकर और 2020 तक का ये एवरेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब लगभग यही एवरेज रहता है इन सब्जेक्ट की, यही इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस वाइज मैंने सब्जेक्ट्स को अरेंज किया हुआ है यहाँ पे, सॉरी, प्रीलिम्स के अंदर। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसे गेट के अंदर पावर प्लांट की वेटेज थोड़ी कम रहती है,
बट जो हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इसके अंदर पावर प्लांट की वेटेज 48 मार्क्स की रहती है। तो पावर प्लांट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, इसको तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। ठीक। सेकंड नंबर पे अगर बात कर ले तो वहाँ पे आ जाता है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन हमारा गेट के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हमने देखा ही था। जो मेरी पहली यूट्यूब पे वीडियो आई उसमें मैंने डिस्कस भी किया था। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अप्रोक्सीमेटली एवरेज में अगर मार्क्स की बात करें तो 28 मार्क्स के आसपास थ्योरी ऑफ मशीन आ जाता है। ठीक है। अगर बात कर ले थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे हमारा मेकाट्रॉनिक्स है। तो मेकाट्रॉनिक्स अप्रोक्सीमेटली 27 मार्क्स का आता है। अब मेकाट्रॉनिक्स जो है ये हमारा गेट के अंदर नहीं है। ठीक है। ये हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर ही है। और आजकल तो ये देखा जा रहा है कि मेकाट्रॉनिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बाकी गेट वही यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, किसी साल कुछ किसी भी सब्जेक्ट को वेटेज ज़्यादा दे सकते हैं। बट मेकाट्रॉनिक्स से 27 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं। और बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सॉरी। फोर्थ नंबर पे हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 25 मार्क्स का आता है एवरेज। तो ये गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट था ही, तो हम गेट के लिए तो पढ़ते ही हैं, तो यहाँ पे भी हमारी बेनिफिट हो ही जाता है जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं पेपर 2 के लिए। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। अब ये दोनों मिला के हैं, यहाँ पे ये पंप वगैरह ये सब मैंने मिला दिए हैं इसके अंदर। और ये अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स का आता है ये वाला सब्जेक्ट भी। ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप इसको भी स्किप नहीं कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। ठीक है। तो आपको इसके लिए भी ध्यान देना है। और अगर बात करें सिक्स्थ नंबर पे, तो सिक्स्थ नंबर पे जो रहेगा वो आपका रहेगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये गेट के अंदर नहीं है ये वाला सब्जेक्ट, बट ईएससी के अंदर ये वाला सब्जेक्ट है। और इसके अप्रोक्सीमेटली 24 मार्क्स का आता है। इसकी भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा ही है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। कभी जैसे जहाँ तक मुझे याद है 2020 वाला जो पेपर था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नंबर का आया था रिन्यूएबल। ठीक है। तो रिन्यूएबल को भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। ओके। तो बात कर लेते हैं सेवन्थ नंबर पे जो है। तो सेवन्थ नंबर पे है हमारा मटेरियल साइंस। अब मटेरियल साइंस की वेटेज गेट के अंदर काफ़ी कम रहती है, रिन्यूएबल जो है ये गेट के अंदर नहीं है। आप सभी को पता ही होगा इस बारे में। तो मटेरियल साइंस सेवंथ नंबर पे रहेगा। इसकी वेटेज 22 मार्क्स है। गेट के अंदर इसकी काफी कम वेटेज रहती है, हमने देखा ही था पिछली वीडियोस में। बट ईएससी के अंदर इसकी वेटेज है, ईएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मटेरियल साइंस से। ये भी अप्रोक्सीमेटली 22 मार्क्स का आता है। बेसिकली गेट और ईएससी में फर्क यह है ना कि गेट जो है वो न्यूमेरिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। और जो हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज जो एग्जामिनेशन है, ये जो है हमारा क्या कहते हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। कंसेप्चुअल मतलब बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही थोड़े ज़्यादा पूछता है। तो इसलिए यहाँ पे जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है ना थोड़े, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे इतनी बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती है। यहाँ पे छोटी कैलकुलेशन आती है, पर मतलब काफ़ी थोड़ा घुमा के भी आते हैं, बट छोटी कैलकुलेशन होती है। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट कम टाइम में आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हम मतलब अगर हम जैसे बात कर लें पेपर 2 की, तो इसके अंदर 150 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। और आपको 3 घंटे मिलते हैं। 150 क्वेश्चन आपको 180 मिनट्स के अंदर करने होते हैं। ये तो आपको एक काफ़ी एक मतलब एक तरह का एक चैलेंज ही रहता है ये भी। तो इसलिए इसलिए हर क्वेश्चन जो है इतना लेंदी नहीं होता। और गेट में आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट मिलता है। ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, 1 मिनट से भी कम मिल रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है। इसलिए जो सब्जेक्ट का वेटेज गेट में कम रहता है ना, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है थ्योरेटिकल रहते हैं। और ईएससी के अंदर उन सब्जेक्ट का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। जैसे हम पावर प्लांट देखा हमने। ठीक है। ये मटेरियल साइंस देखा, इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और गेट में इनका वेटेज काफ़ी कम था। ठीक है। ये फ़र्क है। 8th नंबर पे मशीन डिज़ाइन रहेगा, जिसकी वेटेज जो है वो 21 मार्क्स के आसपास रहती है। ठीक है। पेपर 2 के अंदर। और पेपर 2 में 9th नंबर पे हमारा रहेगा आरएसी, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, जो 16 मार्क्स का लगभग आता है। 10th नंबर पे रहेगा हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो 11 मार्क्स का होगा। 11th नंबर पे हमारा रहेगा हीट ट्रांसफर, जो कि जिसका भी एवरेज 11 मार्क्स का ही आता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आरएसी भी 16 मार्क्स का आ रहा है गेट के अंदर, ईएससी के अंदर। और गेट के अंदर ये कहाँ 2 से 3 मार्क्स के आसपास आया करता। ठीक है। बट यहाँ पे 16 मार्क्स का आ रहा है। तो ये फ़र्क है, जो जो सब्जेक्ट गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी ना, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको पढ़ना दोनों जो कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप दोनों एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो, तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और सारे सब्जेक्ट ढंग से पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि अब की बार तो जैसे ही आपका गेट कंप्लीट होगा, उसके 1-2 हफ्ते बाद आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो आपको ढंग से प्रिपेयर करना है, आपको सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, अगर आपका टारगेट दोनों एग्जाम का है।
तो बात कर लेते हैं 12th नंबर पे हमारा आईसी इंजन रहेगा। देखो यहाँ पे आईसी इंजन भी 11 मार्क्स का है, वहाँ पे आईसी इंजन भी लगभग 2 से 3 मार्क्स का आता था। तो 13 नंबर पे रहेगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अब आजकल प्रोडक्शन की वेटेज दोनों जगह से थोड़ी थोड़ी कम हो चुकी है, जैसे कि गेट में भी इसकी वेटेज थोड़ी कम हो चुकी है, और हमारे इसमें तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी इसकी वेटेज कम हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक फर्क आ गया है यहाँ पे। 10 मार्क्स का लगभग आ रहा है एवरेज। 14th नंबर पे थर्मोडाइनमिक्स है, जो कि 9 मार्क्स का आता है। 15th नंबर पे हमारा रोबोटिक्स है। अब ये रोबोटिक्स वाला जो सब्जेक्ट है, ये हमारा गेट के अंदर नहीं है। ठीक है, ये 9 मार्क्स का आता है लगभग। और 16 लास्ट पे है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि काफी कम मार्क्स का आता है। यही वेटेज लगभग उसकी इसकी गेट में भी रहती है। ठीक है, गेट में भी यही सेम वेटेज रहेगी, और यहाँ पे भी लगभग सेम ही वेटेज रहेगी, क्योंकि मैकेनिक्स का यूज ना, वो मैकेनिक्स को क्लब कर देते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। इसलिए मैकेनिक्स का वेटेज थोड़ा कम रहता है, इसलिए मैकेनिक्स के कोर मैकेनिक्स से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये लास्ट में रखा गया 16 मार्क्स पे। ये आपके सामने एक मैंने बता दिया एवरेज सा। तो आप यहाँ देख सकते हो ये स्लाइड्स, ये पेपर 1 के पेपर 2 में ये 8 सब्जेक्ट ये रहे आपके सामने। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। और पेपर 2 के ये रहे 8 सब्जेक्ट बचे हुए, जिनकी वेटेज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एक्स्ट्रा टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे जो कि खाली ईएससी में है, पर वो गेट के अंदर नहीं है। तो मैंने वहाँ पे भी बता दिया था, पर यहाँ पे मैंने अलग से लिखा हुआ है। तो मैकाट्रॉनिक्स है, जो गेट में नहीं है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो गेट में नहीं है। और रोबोटिक्स है, जो गेट में नहीं है। अब अगर बात करें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो इसके लिए आप आकाश त्यागी सर को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने रिन्यूएबल काफी अच्छा पढ़ाया हुआ है, और लगभग इन्हीं के नोट से कुछ आ जाते हैं। रोबोटिक्स के लिए आप एस के मंडल सर को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने रोबोटिक्स काफी अच्छा पढ़ाया है। और मैकाट्रॉनिक्स के लिए भी आप एस के मंडल सर को ही फॉलो कर सकते हो। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए ये भी मैकाट्रॉनिक्स भी एस के मंडल सर कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि जो सबको अलग से पढ़ने हैं ईएससी के लिए, जो आपके गेट में नहीं है, तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है ईएससी के अंदर। बट वो वर्थ होती है, क्योंकि आप उसके बाद जो आपको पोस्ट मिलती है ना, वो भी काफी अच्छी होती है। आपको टेक्नो मैनेजरियल पोस्ट मिलती है इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। आपको टेक्निकल काम भी रहेगा आपका, और मैनेजरियल काम भी रहेगा। और साथ में पावर तो आपको मिलती ही है। और वो सब तो, और जो आपकी सोसाइटी में जो वैल्यू होगी, वो तो आप सब जानते ही हो कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद क्या वैल्यू हो जाती है सोसाइटी के अंदर। तो वो सारे पर्क्स आपको मिलते ही हैं आफ्टर जॉब। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी ही पड़ेगी, है ना। तो बात कर लेते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैंने दो लोगों के लिए लिखी है। एक जो फ्रेशर्स हैं, और दूसरे जो रिपीटर्स रहेंगे। ठीक है, तो फ्रेशर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि सबसे पहले अपने जितने जो भी आपके नोट्स हैं, उन सबको नोट्स को रिवीजन करो। ठीक है, नोट्स रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, ईएससी के पीवाईक्यूज करने हैं। जितने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यूज आप वो कर लो, और साथ ही में गेट के प्रीवियस ईयर भी। अब आप अगर अगर आप क्या कहते हैं, गेट को भी टारगेट करके चल रहे हो, तो आप ऑलरेडी गेट के पीवाईक्यू तो करोगे ही। तो साथ में ही आपको ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कर लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो भी न्यू टॉपिक्स है, न्यू टॉपिक्स का मतलब है न्यू सब्जेक्ट्स। मतलब जो मैंने अभी पीछे 3 सब्जेक्ट्स बताए ना आपको, कि जो कि खाली इंजीनियरिंग सर्विसेज में है, गेट में नहीं है। आपको वो वाले सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेने हैं। और उसके बाद फिर आपको टेस्ट सीरीज देनी है। टेस्ट सीरीज दो, और कोशिश करो कि आप ऑफलाइन टेस्ट दो, क्योंकि जो ईएससी का जो एग्जाम है, ये ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाता है, गेट की तरह ये ऑनलाइन नहीं होता है। तो ऑफलाइन टेस्ट का फील लेने के लिए आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप वो कैसे कर सकते हो, या तो आप किसी इंस्टीट्यूट, कोई कोई भी कहीं से भी आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बोर्ड खरीद लो। और अगर आप नहीं भी खरीद पा रहे हो, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, आपको नहीं मिल रही है, तो आप क्या करो कि जो भी प्रीवियस ईयर जो भी पेपर्स हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के, उन पेपर्स को डाउनलोड करो, और एक ओएमआर शीट को डाउनलोड कर लो, और उनको प्रिंट करवा लो। प्रिंट करवाने के बाद फिर अपना सेम 3 घंटे अपने टेक्निकल के लिए, और 2 घंटे हमारा पेपर 1 के लिए प्रीलिम्स में बैठो, और बैठ के पेपर को अटेम्प्ट करो, ताकि आपको फील आए, जो हमारा ऑफलाइन जो एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम, आपको बिल्कुल उसकी रियल फील आए। उसके लिए आपको बिल्कुल ऐसे ही बैठ के सेम इन्वायरमेंट में आपको टेस्ट देना होगा, जब भी आपको कुछ फायदा भी होगा उससे। ठीक है, ये मैंने आपको फ्रेशर्स के लिए बताया। और जो रिपीटर्स हैं, उनके लिए क्या मेन रहेगा कि आप कन्वेंशनल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जिन्होंने पहले भी दिया हुआ है ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उनके लिए, उन रिपीटर्स के लिए जो आपकी वो दोबारा से पेपर दे रहे हैं, उनको उनके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि कि अब आपने नोट्स, आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है ही। फ्रेशर्स को तो सिलेबस कंप्लीट करने में भी टाइम लगेगा, पर रिपीटर्स अगर आप हो, तो आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, और आपने सारे पीवाईक्यूज तो आपने सब कुछ पहले कर ही लिया, तो आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन है। अब आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना है, ताकि आपकी बार आपका क्लियर हो जाए।
तो आप एक्स्ट्रा में क्या करो, कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दो। कन्वेंशनल से आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, और आपको जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो आपको मेंस में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे आप कम कम क्योंकि आप हो सकता है आपको कम टाइम मिले मेंस के लिए, तो उस कम टाइम में, ताकि आप अगर आप पहले से कन्वेंशनल क्वेश्चन कर लोगे तो आपको वहाँ पे कम मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पे आप और वैरायटी के क्वेश्चन भी कर पाओगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले कन्वेंशनल क्वेश्चन कर लो, और टेस्ट सीरीज आपको भी दे देनी है, जो भी आपकी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और अगर आपने पिछले साल कोई सब्जेक्ट छोड़ दिए थे, ठीक है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स आप फटाफट कंप्लीट करो। आपको कोई भी सब्जेक्ट इस बार छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आपका ऑलरेडी पुराने सब्जेक्ट तो आपके कंप्लीट है ही, तो आप दोबारा से रिपीट तो कर ही रहे हो, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको सारे के सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाने हैं। ठीक है, एक भी सब्जेक्ट छूट नहीं जाना चाहिए आपका, कहीं पे भी हल्का सा भी, क्योंकि क्या पता जो आप सब्जेक्ट छोड़ के जा रहे हो उससे काफी सिंपल क्वेश्चन आ जाए, और एक एक क्वेश्चन मैटर करता है, दो दो नंबर मैटर करते हैं फाइनल इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में, दो दो नंबर का तो क्वेश्चन होता है क्या, पर मतलब कहे जाए तो पॉइंटों में, डेसिमल में नंबर, एक एक नंबर मैटर करता है इंजीनियरिंग सर्विस में। क्या पता आप बॉर्डर से कहाँ पहुंच जाओ आप। और जो, अगर बात करें जो ईएसी के अंदर फाइनल सिलेक्शन के अंदर जो सबसे मतलब जो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है ना, वो मेंस का एग्जाम ही रहता है। प्रीलिम्स के अंदर तो लगभग सभी के मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा 10 15 20 नंबर का फर्क रहता है, जो भी जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर होता है। बट मेंस के अंदर लोगों का 100 100 150 मार्क्स का वो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं मेंस के अंदर, और वही एक ऐसा फैक्टर होता है जहाँ से हमारा सिलेक्शन डिसाइड होता है। तो आपको मेंस के लिए डट के मेहनत करनी है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन कन्वेंशनल क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेने हैं, अभी से ही आपको आदत डालनी है कि आप कन्वेंशनल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो मैंने फ्रेशर्स का बताया और यहाँ पे रिपीटर्स का बताया, टेस्ट सीरीज दोनों को देनी है। ठीक है, और आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, और अगर फ्रेशर्स को अगर टाइम मिलता है तो आप कन्वेंशनल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना है, आप उनको स्किप कर सकते हैं। ओके, तो ये एक छोटी सी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगी दोनों के लिए। अब बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस वैसे ही है, मैंने रिसेंट में एक स्पेशल क्लास भी बनाई थी इसी के रिगार्डिंग, मैं दोबारा वो चीज़ बता रहा हूँ कि मान लो आपकी अब आप पढ़ के आए हो कॉलेज से, और अगर आपको अभी से ही अगर कोई जॉब दे दे बिना किसी ट्रेनिंग के, तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा कि वहाँ पे करना क्या है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज आपने गेन की है कॉलेज के अंदर, आपने प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं की। और अगर आपको कोई ऐसे बोल दे कि अब जाओ जाके पावर प्लांट चला के आओ, तो आपको नहीं पता, आपने सिर्फ पढ़ी है साइकिल्स, पर आपको नहीं पता रियल लाइफ में चीज़ें कैसे ऑपरेट होती है। रियल लाइफ में काफ़ी काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी काफ़ी माइन्यूट चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपको ट्रेनिंग, अगर आप पहले आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो आप कैसे फाइनल प्लांट चला पाओगे। इसीलिए किसी भी जॉब से पहले ट्रेनिंग दी जाती है, और ऐसे ही किसी भी टेस्ट सीरीज से पहले, कोई भी फाइनल एग्जाम से पहले आपको वैसी ही मेहनत करनी है टेस्ट सीरीज के अंदर, वैसे ही आपको एटमोसफेयर बनाना है टेस्ट सीरीज के अंदर, ताकि आप फाइनल में गलतियां ना करो, वो आप सारी गलतियां यहीं पे कर लो, ताकि फाइनल एग्जाम में आपसे कोई भी गलतियां ना हो, फाइनल एग्जाम आपका खराब ना हो उन छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स की वजह से। ये आपका फायदा रहता है टेस्ट सीरीज देने का। तो आपको टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। ये टेस्ट सीरीज किस तरह से देनी है, कोशिश करो कि ऑफलाइन टेस्ट दो। ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट दो, और जो टाइम रहेगा टेस्ट का, ठीक है, वो आपका एग्जाम टाइम ही होना चाहिए। जिस टाइम हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है वैसा ही टाइम होना चाहिए। अब गेट के लिए तो कंफर्म नहीं होता कि हमारा आफ्टरनून होगा या फोरनून होगा, कौन सा सेशन मिलेगा, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज में सबका सेम ही सेशन रहता है। वही मॉर्निंग सुबह 9 से और उसके बाद हाँ 9 से होता है शायद 10 से होता है, सॉरी मुझे कंफर्म नहीं है, बट 2 घंटे का हमारा पेपर 1 रहता है, और हमारा फिर 3 घंटे का हमारा पेपर 2 रहता है। ठीक है, तो आपको उसी टाइम पे अपना ऑफलाइन जो भी आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो, वो आपको उसी टाइम पे वो टेस्ट देना है। ठीक है, उसके बाद फिर वहां से आपको क्या करना है, जो भी आपके एरर्स हो रहे हैं उन सबको नोट डाउन कर लेना है। उन एरर्स को नोट डाउन करना नहीं भूलना है, क्योंकि वही आपका फायदा है। ठीक है, वही वही जो टेस्ट सीरीज लेने का फायदा है, और उसके बाद फिर आपको एनालाइज करना है टेस्ट। अगर टेस्ट को एनालाइज ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी गलतियां क्या क्या हुई थी, आप सीखोगे कैसे अपनी गलतियों से। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि टेस्ट सीरीज को जैसे अटेम्प्ट भी अगर मैं बता देता हूँ यहाँ पे छोटा सा, कि आपको अटेम्प्ट किस तरह से करना है। अब ऑनलाइन तो है नहीं कि आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है, ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, तो यहाँ पे आपको ओएमआर भी भरनी है, और आपके पास 180 मिनट है। 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, 180 मिनट है और आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो लगभग आपको 1.2 के आसपास, या फिर 1 कुछ समथिंग आपको मिनट्स आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। तो और इसी बीच में आपको ओएमआर भी भरनी है, तो आप यही मान के चलो कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट ही मिलता है एक क्वेश्चन को।
हाँ, अगर देखा जाए तो 1 से डेढ़ मिनट मिल जाता है ऐसा मान लो, ठीक है? तो इसमें आपको ओएमआर भी भरनी है, तो ओएमआर को क्या करो, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही एक क्वेश्चन किया ओएमआर भर दी, एक क्वेश्चन किया ओएमआर भर दी, एक क्वेश्चन किया ओएमआर भर दी। मैं ये मानता हूँ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बेटर क्या रहेगा कि आप क्या करो कि जैसे ये शीट है आपकी, ये आपका पेपर है, दोनों साइड से, ठीक है? तो आप क्या करो कि इस पेज पे यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, इधर हिंदी में लिखे होंगे, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे, ठीक है? तो आपको ये क्या करना है कि इन क्वेश्चनों को जैसे जैसे ही आपका एक पेज कंप्लीट हो जाए, एक पेज कंप्लीट करो और ओएमआर भर दो, एक पेज कंप्लीट करो ओएमआर भर दो। इससे और काफी लोग क्या करते हैं कि पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद फिर ओएमआर भरते हैं, उसमें भी दिक्कत है। उसमें क्या है कि आप जल्दबाजी में ओएमआर भरोगे, लास्ट में आपको 5-10 मिनट मिलेंगे ओएमआर भरने के लिए, जल्दबाजी में ओएमआर भरोगे, और क्या पता जो आपको आती हुई चीज आप वहां पे गलत मार्क कर दो, जो आपने सही मार्क किया था पेपर के अंदर वो आप ओएमआर में मार्क गलत कर दो। तो उससे फायदा क्या होगा? इन द एंड आपका नुकसान ही हो रहा है ना। आपके नंबर ज्यादा आने चाहिए तो आपके नंबर उस गलती की वजह से कम आ रहे हैं। आप ओएमआर भरने लग रहे हो, तो लास्ट में देख रहे हो कि अभी भी एक स्पेस बचा हुआ है और वहां पे आपके क्वेश्चन जो है वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है? या फिर आपका स्पेस खत्म हो गया पर आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपने 150 के 150 क्वेश्चन यहाँ 150 के 150 फिलअप कर दिए, पर अभी यहाँ पे तो 148 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो इसका मतलब आप पीछे से कहीं गलतियां करते आने लग रहे हो, इसका मतलब काफी सारे आपके क्वेश्चन गलत हो चुके हो। तो आपको इस तरह का बिल्कुल भी काम नहीं करना है। आपको क्या ट्राई करना है, एक पेज कंप्लीट करो, ओएमआर भरो, एक पेज कंप्लीट करो, ओएमआर भरो, इससे गलती भी नहीं होगी और लास्ट में चल के आपको हड़बड़ाहट भी नहीं होगी। कोई आपका अगर पेपर भी छीनने आ जाएगा ना तो आपके मैक्सिमम आपने ओएमआर ऑलरेडी भरी हुई होगी, ठीक है? ये आपका एक तरीका भी रहेगा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का, और आपका ये मैंने बेनिफिट भी बताया टेस्ट सीरीज का, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट को एनालाइज किस तरह से करना चाहिए, हमें कोई भी टेस्ट है उसको एनालाइज किस हिसाब से करें। तो एनालाइज करने के लिए सबसे पहला मतलब क्या क्या चीजें एनालाइज करनी है टेस्ट के अंदर। तो सबसे पहली चीज रहती है कि आपको गलतियां, बेसिकली एनालाइज में क्या करना है, अपनी गलतियां पकड़नी है। तो गलतियां किस तरह की हो सकती है? कंसेप्चुअल एरर आपने कोई किया हो, ठीक है, या फिर आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी हो, या फिर आपने कोई फॉर्मूला मिस्टेक कर दी हो, आपका टाइम मैनेजमेंट खराब रहा, आपके पूरे क्वेश्चन हुए नहीं टाइम के अंदर, या फिर आप जनरली क्या गलतियां करते हैं कि जिस टाइम पे टेस्ट होता है हम उस टाइम पे नहीं देते हैं, तो हमारा माइंड जो है ना वो किसी और टाइम पे हो जाता है। अब टेस्ट है सुबह, फाइनल जो एग्जाम है वो है सुबह, और हम दे रहे हैं रात को पेपर, तो हमारा जो दिमाग है ना वो रात को एक्टिव रहेगा, ऐसा होता है। पर और रहना चाहिए सुबह के टाइम पे एक्टिव, सुबह में हमें नींद आ रही है पेपर के बीच में, तो ऐसा ऐसा अवॉइड करो, जिस टाइम पे एग्जाम होना है उसी टाइम पे भी टेस्ट सीरीज भी उसी टाइम पे दो, ठीक है? तो मैं बात कर रहा था एरर्स की, किस किस तरह की गलतियां होती हैं। तो सबसे पहली जो एरर रहती है वो कंसेप्चुअल एरर रहता है। तो जैसे ही आपको पता चला, हर क्वेश्चन को आपका एनालाइज किया आपने, आपको पता चला कि आपकी इसमें कंसेप्चुअल एरर है, तो आपको क्या करना है, नोट्स खोलने हैं, वहां पे जाके उस टॉपिक को उठाओ, उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करो। सोल्यूशन नहीं देखना आपको, अगर आपकी कोई गलती है सोल्यूशन नहीं देखना है बिल्कुल भी। आपको वो टॉपिक रिवाइज करना है, ठीक है? टॉपिक रिवाइज करने के बाद फिर आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करना है। हो सकता है इस बार आपसे वो क्वेश्चन हो जाए, ये आपने कंसेप्ट ढंग से पढ़ लिया। अगर आपसे फिर भी नहीं होता है तो आपको उसके बाद सोल्यूशन देखना है। जैसे ही गलतियां हुई इसका मतलब ये नहीं गलती होती है उसका सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं देखना। तो पहले उसका एरर पकड़ो, कौन सा एरर है। इनमें से जो भी एरर होगा, यहाँ पे जो भी मैंने 4-5 जो भी एरर लिखे हुए हैं, इन एरर को सबसे पहले देखो, एनालाइज करो उस एरर को, फिर कंसेप्ट पढ़ो उसके बारे में, कंसेप्ट पढ़ो, दोबारा से अटेम्प्ट करो। अगर आपसे सिली मिस्टेक हुई है, तो सिली मिस्टेक्स के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो वो सिली मिस्टेक देखो किस तरह की हुई है और उनको नोट डाउन कर लो कि इस तरह के क्वेश्चन में मुझसे इस तरह की मिस्टेक्स हो रही है, मुझे आगे से नहीं करनी है इस तरह की मिस्टेक, ठीक है? कई बार सिली मिस्टेक में क्या होता है, यूनिट की गलती कर देते हैं, हम यूनिट में कन्वर्ट ही नहीं करते जिस फाइनल यूनिट में हम आंसर देना है, ठीक है? तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, जितना हो सके इनको अवॉइड करो, ठीक है? थर्ड में क्या है, फॉर्मूला मिस्टेक कर दी, हमें फॉर्मूला नहीं ढंग से याद था कि इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई होना है यहाँ पे, तो ये भी काफी कॉमन मिस्टेक है। तो अवॉइड करो कि फॉर्मूले आपके ढंग से याद हो। फॉर्मूला अगर कोई नहीं याद हो रहा है तो क्या करो, लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करो, उस फॉर्मूले को लिखने से काफी चीजें याद हो जाती है। और मैं तो फॉर्मूला को, कोई भी फॉर्मूला मुझे मुश्किल लगता था ना, बड़ा लगता था ना, तो मैं मतलब ये मान के चलो ये पूरा हमारा A4 साइज का पेपर है ना, मैं इस पे पता नहीं कहाँ कहाँ उस फॉर्मूले उस पेपर के ऊपर फॉर्मूले में लिखता ही रहता था, उस फॉर्मूले को इतनी बार लिख देता था ना कि अगर मुझे ओरली भी याद नहीं है ना फॉर्मूला, तो मेरे हाथ को वो पता है कि इस वर्ड के बाद क्या वर्ड आना है। इस इतनी बार लिख देता था मैं उस फॉर्मूले को कि मेरा हाथ अपने आप चलने लगता था, जैसे ही मैं एक वर्ड लिखूंगा ना तो मेरा हाथ अपने आप चलने लगेगा कि हाँ इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है? तो आपको हमेशा लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है फॉर्मूले की, इसी से फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है? और अगर आपको फिर भी नहीं याद हो रहा है तो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने से भी फॉर्मूले याद होते हैं। क्वेश्चन करो, उस फॉर्मूले से बेस्ट क्वेश्चन करोगे ना, आपको फॉर्मूले याद भी होंगे, ठीक? और कई बार क्या होता है, हमारा टाइम मैनेजमेंट खराब होता है, ठीक है? पूरे पूरे क्वेश्चन हुए नहीं हमसे, हमने किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा दिया, ये भी आपको अवॉइड करना है। किसी किसी क्वेश्चन को ना हम दिल पे ले लेते हैं, हम सोचते हैं हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया इस क्वेश्चन पे,
अब तो हम इस क्वेश्चन का आंसर लाके ही छोड़ेंगे। और उस चक्कर में जो क्या पता आगे इजी क्वेश्चन हो, उस चक्कर में ना हमारा जो आगे वाले क्वेश्चन है ना वो हमारे स्किप हो जाते हैं। ठीक है, और आपको पेपर भी इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि पहले एक फर्स्ट गो में सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर दो, सेकंड गो में फिर आप वो क्वेश्चन करो जो आपको लग रहा था कि थोड़े हल्के से मुश्किल है, और थर्ड गो में वो करो जो सबसे मुश्किल है या फिर आपको ऐसा लग रहा है आपसे होंगे ही नहीं, थर्ड गो में क्वेश्चन वो करो, ताकि पेपर आपका बिल्कुल भी ना छूटे, आपको पेपर आप पूरा गो थ्रू कर लो। कल को ऐसा ना हो क्या पता पीछे इजी क्वेश्चन हो, आपने फर्स्ट क्वेश्चन शुरू किया पीछे इजी क्वेश्चन था, आपको पता नहीं था पीछे इजी क्वेश्चन है और वो छूट जाए आपसे। ठीक है, इस तरह की गलतियां आपको अवॉइड करनी है बिल्कुल। आपको ये सारी गलतियां पकड़ो और उनको सुधारो। टेस्ट सीरीज ही एक ऐसा मौका है जहाँ पे अपनी गलतियां सुधार सकते हो, इसीलिए टेस्ट सीरीज बनाई जाती है, इसी ताकि आपकी फाइनल एग्जाम में वो गलतियां ना हो। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे यही था कि हम गलत टाइम पे टेस्ट दे रही है, इसमें डिस्कस कर ही लिया है। अब बात कर लेते हैं कि सिली मिस्टेक्स के बारे में, तो कि सिली मिस्टेक्स किस तरह की रहेंगी आपकी। तो ये सारी मैं अपनी खुद की गलतियां से बता रहा हूँ आपको क्या गलतियां रहती है। कैलकुलेशन में एरर कर दिया आपने। ठीक है, अब प्रीलिम्स के अंदर मैं बता दूं सबसे पहले जिनको नहीं पता है, प्रीलिम्स के अंदर आपका कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। गेट के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है, वहाँ पे वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, बट प्रीलिम्स के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। मेंस के अंदर आपका कैलकुलेटर अलाउड होगा, जो हम कॉलेज में कैलकुलेटर लेके जाया करते हैं। मेंस के अंदर आपका कैलकुलेटर अलाउड रहेगा, पर प्रीलिम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तो आपको अपनी प्रैक्टिस भी उस हिसाब से करनी है, टेस्ट भी उस हिसाब से देने हैं, बिना कैलकुलेटर कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, जितना हो सके खुद से अपने माइंड में कैलकुलेशन करो ताकि वहां पे आपको दिक्कत ना आए फाइनल एग्जाम में। तो कैलकुलेशन एरर हो जाती है, अब हमें कैलकुलेटर तो है नहीं, खुद से कैलकुलेशन करनी है, तो क्या पता जल्दबाजी में गलत कर दे, तो कैलकुलेशन एरर आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, यूनिट्स का एरर हो जाता है, क्वेश्चन में आंसर किसी और यूनिट में पूछा है या फिर डेटा किसी और यूनिट्स में गिवन था, हमने उसको कन्वर्ट नहीं किया। ये काफी कॉमन एरर है जो काफी लोगों से होता है। या फिर क्वेश्चन नहीं ढंग से पढ़ा, क्वेश्चन हम काफी बार जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं ढंग से पढ़ते हैं, और ये कब होता है जब हमारे पास हमारा टाइम मैनेजमेंट गलत होता है। टाइम मैनेजमेंट गलत होने की वजह से ही हमारे क्वेश्चन जो है हम ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं और हमारी गलतियां शुरू हो जाती है। तो क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन में आपको कोई भी गलती नहीं करनी। ठीक है, या फिर कोई डेटा एरर हो, आपने कोई डेटा क्वेश्चन से डेटा गलत उतार दिया जब आप सोल्व कर रहे हो ना, क्वेश्चन में कुछ और डेटा था आपने कुछ और उतार दिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 4 आपने लिख दिया 8, कुछ भी हो सकता है। 4 था आपने 9 लिख दिया, कुछ भी। इस डेटा एरर काफी कॉमन एरर है ये, और ये सब एरर आपको पता चलेंगे जब आप टेस्ट दोगे। अगर आप कोई भी बिना टेस्ट सीरीज कोई भी बिना टेस्ट दिए अगर आप वहां पहुंच जाओगे ना, अगर आप रिपीटर हो तो आपके पास एक्सपीरियंस है, बट अगर आप फ्रेशर हो और आप टेस्ट सीरीज नहीं देते हो तो आप वहां जाके ये सारी गलतियां करने वाले हो फाइनल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में। ये बात आप याद रख लेना, ऐसा होगा ही होगा। ये सारी गलतियां आपसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में होने की चांसेस रहेंगे, तो आपको अभी से ही ये सारी गलतियां अवॉइड करनी है, ताकि आप फाइनल एग्जाम में जाके ये सारी गलतियां ना हो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज दो और ये गलतियों को अवॉइड करो जितना हो। ओके। तो आज की वीडियो में लगभग इतना ही था ईएससी के बारे में। तो आई होप आप सबको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी रही होगी ये वाली हमारी। तो मैं बात कर लेता हूँ अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस के बारे में। तो आप अन अकेडमी पे जाके अगर आप मेरा नाम सर्च करोगे शुभम बंसल, तो वहाँ पे मेरी आपको आईडी मिल जाएगी और आपको वहाँ पे मेरे बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। मैं अब तक टोटल 6 क्लासेस ले चुका हूँ, 6 स्पेशल क्लासेस। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। टोटल 6 स्पेशल क्लासेस मेरी हो चुकी है, जिसमें से 3 के स्क्रीनशॉट यहाँ पे अवेलेबल है। ये सेशन ऑन स्ट्रेटजी फॉर गेट, एक मैंने ली थी लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी के ऊपर, और एक मैंने बताया था कि किस तरह की मिस्टेक्स हम करते हैं गेट और ईएसी दोनों के अंदर, उसको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है। तो आप जाके मेरी वो क्लासेस भी देखना। एक मेरी क्लास हुई थी जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया है। ठीक है, एक मेरी क्लास है जिसमें मैंने टाइम टेबल के बारे में बताया है, टाइम टेबल किस तरह से बनाना है। एक मेरी एक मेरी है स्पेशल क्लास जिसमें मैंने स्पेशली टेस्ट सीरीज के बारे में बताया है, टेस्ट सीरीज को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या क्या गलतियां होती हैं, उसको एनालाइज कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में मैंने बताया है एक स्पेशल क्लास के अंदर। तो आप ये सब जाके वहाँ पे देखना। और भी मेरी एक और स्पेशल क्लास होगी जिसके अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो अगर आपका कोई जनरल डाउट है, तो आप वो डाउट अभी इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में आप वो डाउट अपने डाल दो, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर पाऊँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सारे डाउट्स मैं आपके एक्नॉलेज कर लूँ। ठीक है। इस वीडियो के कमेंट में आप वो डाउट डाल देना। और आपको इन सब क्लासेस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, मेरी प्रोफाइल का भी और क्लासेस का भी। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे गिवन है। अन अकेडमी एम ई गेट करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ये स्पेशल मैकेनिकल के लिए ग्रुप बनाया गया है, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस के अपडेट मिल जाया करेंगे। जो भी आपकी कोई भी किसी भी एजुकेटर की जो भी क्लास होगी उसका अपडेट आपको मिल जाएगा, कोई भी टेस्ट होगा उसका अपडेट आपको इस ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जाके ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अन अकेडमी के दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है।
प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या-क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे कि आपको लाइव क्लास मिलेगी, वीकली आपको टेस्ट दिए जाएँगे। एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, वहाँ पे बैचेज़ बने हुए हैं। हर बैचेज़ के अंदर एक पूरा का पूरा शेड्यूल बना के दिया हुआ है, उस शेड्यूल के हिसाब से क्लासेज़ होएँगी, ठीक है? क्रैश कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। रैंक इम्प्रूवमेंट बैचेज़ आपके अवेलेबल है, जहाँ पे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएँगे ताकि आपकी और अच्छी रैंक आ सके। और इन सारी चीज़ों का वहाँ पे आपको प्लस के अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है। आप कोई भी लाइव क्लास कभी भी देख सकते हो, मतलब लाइव जो हुई है आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, आप कभी भी उनको देख सकते हो। आइकॉनिक की अगर बात करें तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच दिया जाएगा, जो आपका पर्सनल मेंटर होगा, मेंटी होगा, जो आपको पूरा का पूरा गाइड करेगा प्रिपरेशन से लेकर आपके फाइनल एग्ज़ाम तक आपको गाइड करेगा, किस तरह से आपको पढ़ना है, अब कौन-सा सब्जेक्ट करना है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएँगे वहाँ पे, ठीक है? आपको डेडिकेटेडली एक डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स मिलेंगे, एक ग्रुप है जहाँ पे आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो और वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके डाउट्स का। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, हाँ, वहीं पे आपको डाउट्स के सॉल्यूशन मिल जाएँगे। मैं भी एक डाउट क्लियरिंग एजुकेटर हूँ, मैं भी वहाँ पे डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है? तो आपको एक स्टडी मटेरियल भी आपको प्रिपेयर करके दिया जाएगा। आपकी टेस्ट की पर्सनलाइज़्ड एनालिसिस होगी, स्टडी बूस्टर सेशंस लिए जाएँगे और आपको एक स्टडी प्लान भी करके दिया जाएगा। आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग आपका एक कस्टमाइज़ आपको स्टडी प्लान भी बना के दिया जाएगा, आइकॉनिक के अंदर। तो बात कर लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के प्राइस के बारे में, ठीक है? तो आपको जो प्राइस है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का, तो प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें, तो आपको 12 मंथ्स का 2704 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा। मतलब अगर टोटल की बात करें तो आपको 32,450 रुपीज़ का पड़ जाएगा टोटल 12 मंथ्स का। और अगर बात करें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, तो वो आपको 12 मंथ्स का 4704 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा। मतलब टोटल जो है वो 56,450 रुपीज़ आपको 12 मंथ 12 मंथ्स का पड़ जाएगा, ठीक है? और अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर लेते हो एसबेंसल 10, तो ये आप दोनों के अंदर ये कूपन कोड एलिजिबल है, आइकॉनिक में भी प्लस में भी। तो आपको वहाँ पे इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका जो भी अमाउंट है उसमें वो 10% डिडक्ट हो जाएगा। ये डिस्काउंट आपका इंस्टेंट रहेगा, ठीक है? तो आप फटाफट जाके ये कूपन को, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आपके किसी दोस्त को सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको लेना है, तो आप जाके मेरा कूपन कोड अप्लाई करो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप इस तरह की वीडियो आगे चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बेल आइकन को भी प्रेस करो और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और कमेंट्स में आप ज़रूर ये बताना कि आपका जो भी कोई डाउट होगा, ठीक है? डाउट जो भी आपका कोई भी डाउट है वो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं अपनी नेक्स्ट स्पेशल क्लास लूँगा, मैं उसके अंदर आप सबके जितने भी डाउट्स होंगे वो सबके सब क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो आप आपके जो भी डाउट्स होंगे आप वो कमेंट सेक्शन में इसके वीडियो के एंड में कमेंट में पोस्ट कर दीजिए। तो जैसे ही मेरा नेक्स्ट स्पेशल क्लास का सेशन होगा, मैं उसके अंदर आप सबके डाउट्स क्लियर करूँगा, आप वहाँ आके अपने डाउट्स को देख सकते हो, ठीक है? और इसकी आपके पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी और आपको साथ ही में मेरी जो भी स्पेशल क्लासेस हैं, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, ठीक है? तो आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए एंड गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच।